बिहार पुलिस का ज़्यादा समय नहीं बच रहा था, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके के याद करने के प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारने का प्रयास कीजिए। और ये आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके एग्जाम के नज़र से हर तरह के क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के नज़र से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि मातृवंश के, हाँ पूछा है कि मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज था, मुगल किसके वंशज था। तो अगर मुगल की बात करते हैं, ये हो गया आपका मुगल वंश, ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया मुगल वंश, मुगल वंश। और मुगल वंश का स्थापना की बात किया जाए कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, मुगल वंश का स्थापना 1526 में हुआ। कलर दिख रहा है ना, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, 1526 में हुआ। और मुगल वंश का संस्थापक की अगर बात किया जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और बाबर अफगान से आया था, कहाँ से आया था, हाँ बाबर जो आया था वो अफगान से आया था। और देखिए हर व्यक्ति का माता के एंगल से, पिता के एंगल से भी रिश्तेदार होता है ना, पिता के रिश्तेदार अलग होते हैं, माता के रिश्तेदार अलग होते ना है जी। तो ये क्या पूछ रहा है कि बाबर यानी मुगल जो था वो मातृ वंश के आधार पर किसके वंशज थे। इसकी जो माता जी थे, माता जो थे ना वो चंगेज खां के वंशज थे साहब। किसके थे, चंगेज खां। तो चंगेज खां जो था वो बाबर का नाना था, बाबर का क्या था, नाना था। तो यही पूछ रहा है ना कि मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे, तो मुगल जो थे वो चंगेज खां के वंशज थे। किसके वंशज थे, चंगेज खां को। लिखा नहीं है तो वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये आगे का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पद कभी हरिसेन के पास नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब नगर सृष्टि। अभी बताओ कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त है ना, पढ़े है ना, हाँ अमरजीत पढ़े है ना, हाँ हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था साहब। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा था ना जी, हाँ गुप्त वंश का राजा था। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए कहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। तो किताब उल हिंद किसने लिखा है, तो किताब उल हिंद लिखा है साहब आपका अलबरूनी। किताब उल हिंद कौन लिखा है, अलबरूनी। और किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा गया है। तो पूछा जाए कि 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा गया है, 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा गया है, 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा गया है, किताबुल हिंद का। और किताबुल हिंद में जितना भारतीय है ना, सब भारतीयों को हिंदू कहा गया है। क्या कहा गया है, हिंदू कहा गया है। तो किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी है। किताबुल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। और किताबुल हिंद में सभी भारतीयों को किस नाम से संबोधित किया गया है, हिंदू के नाम से संबोधित किया है। अब कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रभुत्व था, तो वो है खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति है, खोखर। पूछेगा कि तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था तो तैमूर लंग से लड़ने वाला जनजाति कौन है, खोखर जनजाति। ये भी तो पूछेगा। तो तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, 1398 में किया था जी। तो तैमूर लंग जब 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, समझने का प्रयास करो, समझना, जितना दिमाग लगाना हाँ दिमाग लगा के समझो। और ये टाइपिंग मशीन बंद करो। अब हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ लिख रहा है, घर पे समझते रहना। तो तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया था तो तैमूर लंग से कौन सी जनजाति लड़ा था, हाँ खोखर जनजाति लड़ा था। खोखर जनजाति अभी है कि नहीं है, है ये है, लेकिन सब धर्म में बदल लिया है। अब देखिए पंजाब में जो खोखर है ना वो हिंदू धर्म को मानता है, और कुछ ऐसा खोखर है जो ईसाई सिख को मान रहा है। तो पंजाब में जो खोखर है वो हिंदू को भी मानता है और सिख को भी मानता है। लेकिन पंजाब का आधा हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, जो जो पंजाब पाकिस्तान में गया है वहां के खोखर मानता है मुस्लिम। क्या क्या मानता है,
मुस्लिम। तो जो खोखर पंजाब में रहता है वो हिंदू को भी मानता है और सिख को भी मान लेता है, और जो खोखर चला गया पाकिस्तान में वो मुस्लिम को भी मान लेता है। आपको बताया गया कि खोखर जाति पंजाब में रहता है, ये सही बात है, लेकिन पंजाब के अलावा कुछ खोखर हरियाणा में भी रहता है और कुछ खोखर जो है वो राजस्थान में भी रहता है। कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। लेकिन मुख्य रूप से खोखर का अगर नाम लिया जाए तो मुख्य रूप से कहाँ हो जाएगा? पंजाब। चलो अब आगे कर रहा है। हाँ हाँ, अब ध्यान देगा। हाँ अब सवाल है अब सवाल है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था, है ना? इसका आशय था साहब पुनर्निर्माण। देखो ये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1900 हाँ इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1980 की दशक में रूस में हुआ था और रूस के राष्ट्रपति ने किया था। ये हाँ, रूस के राष्ट्रपति ने किया था। सोवियत संघ बोलिए ना, सबसे अच्छा रहेगा ना, सोवियत संघ बोलिए। तो पेरेस्ट्रोइका शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1980 के दशक में सोवियत संघ में हुआ था और ये रूस के राष्ट्रपति ने किया था। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पुनर्निर्माण। चलिए अब कह रहा बंबई में नाविक विद्रोह कब शुरुआत हुए थे? तो नाविक विद्रोह को मतलब नाविक विद्रोह पूछा कि बंबई में नाविक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो बंबई में नाविक विद्रोह शुरू हुआ था साहब 18 फरवरी 1946 को। और ये विद्रोह तो बहुत बड़ा रूप ले लिया था, ये विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले लिया था। ये तो सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के अनुरोध पर विद्रोह खत्म हुआ। तो पूछा जाए कि बंबई में जो नाविक विद्रोह हुआ वो किसके इसको दबाया कौन, किसके अनुरोध पर खत्म हुआ? एक हो गया हमारा सरदार पटेल और दूसरा हो गया मोहम्मद अली, हाँ मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो व्यक्ति के सिफारिश, दो व्यक्ति के अनुरोध पर विद्रोह खत्म हुआ। तो बंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? 18 फरवरी 1946। किसके अनुरोध पर यह खत्म हुआ? सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना। करा दोहरा अभिश्राप दलित आत्मकथा है। अब इसको लिखा कौन है ये पूछ रहा है, समझना। पहले तो ये समझो कि ये दलितों की पहली आत्मकथा जो कि दलित के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये दलितों का प्रथम आत्मकथा है साहब, प्रथम आत्मकथा है, ये दलितों का प्रथम आत्मकथा है। हाँ अभी लिखा कौन है? तो कौशल्या बसंतरी लिखा है। इसको कौन लिखा है? हाँ कौशल्या बसंतरी। अब आगे आइए। अरे संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आंसर दे रहा है ना। अब देखो आप आइए अनुच्छेद 75 के 3 के पास, अनुच्छेद 75 के 3 के पास आइए। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल जो होता है ना वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा जो मंत्रिमंडल है, हाँ हमारा जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन सामूहिक रूप से व्यक्तिगत, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, समझना, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि हमारा जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए ना तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। याद हो जाएगा। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से। अब व्यक्तिगत रूप से ये बात लिखा हो किस अनुच्छेद में? जो गणतंत्रीय व्यवस्था जो है ना हमारा देश में फ्रांस से लिया गया है, लेकिन छाया मंत्रिमंडल जो है ना वो इंग्लैंड में चलता है सब, हमारे यहाँ नहीं चलता है। कहाँ चलता है? इंग्लैंड में चलता है।
अब ये कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का जो ए सही मात्रक है वो आपका टेस्ला है। अब आगे आइए, पारसेक, तो आप दूरी पढ़े होंगे साहब, दूरी पढ़े हैं ना? हाँ, तो कह रहा है कि ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे भी आते रहता है। हाँ, तो परसेक किसका मात्रक है? दूरी का। उसमें बताया 1 इतना मीटर होता है, ऐसे पढ़े है ना? हाँ। चलिए, अब कह रहा है कि अचल संपत्ति के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अचल संपत्ति प्राथमिक क्षेत्र में तो आएगा नहीं साहब, उसमें तो आपको कुछ और आता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। दूसरा में कुछ और आता है, ये जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में। किसमें जाएगा? अचल संपत्ति तृतीय क्षेत्र में जाएगा। चलिए अब आगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था साहब 2013 में, 2013 में पारित हुआ था। भारत भूटान संबंधों के आर्थिक आधार क्या है? तो पनबिजली उत्पादक है, 4 गो पनबिजली बड़ा वाला है साहब वहां, अब बाकी सब क्या है? छोटा छोटा है। चलिए अब आगे, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी साहब विश्वनाथन आनंद, ये इनको, हाँ, विश्वनाथन आनंद है। आप लोगों को पता है ये किस खेल के खिलाड़ी है? जो, हाँ, अब इनको पद्म पुरस्कार कब मिला था? 2007 में मिला था। अरे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ना, वो है साहब महानदी पर। अरे हीराकुंड होगा, टाइपिंग में गलती हो गया है। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। और आज पूछे तो कौन राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और कावेरी साउथ इंडिया का सबसे पवित्र नदी, दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन है? हाँ, दक्षिण भारत की पवित्र नदी, हाँ, पवित्र नदी कावेरी। और गोदावरी नदी क्या है? जयकवाड़ी परियोजना किस पर है? गोदावरी पर ना है, इसको हम लोग बीर्ध गंगा कहते हैं, बीर्ध गंगा। और चंबल नदी जो है ना साहब, वो आपका निकलता है जाना पाप पहाड़ी से। चंबल नदी जो है किस पहाड़ी से निकलती है? जाना पाप पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल है। और ये जाना पाप पहाड़ी कहाँ? एमपी में है, बोले तो मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जाना पाप पहाड़ी। जाना पाप का पहाड़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी तो हो जाएगा, गोबर गैस तो हो जाएगा, कोयला परमाणु बम होगा, और याद है गर्मियों के, समझना, ये क्या होगा? परमाणु बम। अब देखो परमाणु बम है, परमाणु बम में किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का, मुख्य रूप से। आइए, नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन, वो भी कैसा वाला? अनियंत्रित वाला, अनियंत्रित। यही तो पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम 200 कितना है? हाँ, परमाणु ऊर्जा में किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का, और यूरेनियम 235। ये नवकीय विखंडन पे कार्य करता है, वो भी अनियंत्रित नवकीय विखंडन पे कार्य करता है। चलिए अब आगे, बैकाल झील किस देश में है? बैकाल झील जो है साहब आपका रूस में है, रूस में। सबसे गहरा झील ये है साहब दुनिया का, है ना? बैकाल झील रूस में है। सबसे गहरा झील कौन है? विश्व का, हाँ, विश्व का सबसे गहरा झील जो है ना, वो बैकाल झील है। और दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील। अगर पूछा जाए दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? हाँ, सुपीरियर, हाँ, सुपीरियर झील है साहब। ये सुपीरियर झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है आपका बैकाल झील जो रूस में है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नॉर्थर्स कहाँ का शीतल हवाएं हैं? कहीं का नहीं है साहब, यह हवा पूरे दुनिया में बहता है, जहां जहां ठंडा प्रदेश है। देखो क्या होता है कि बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जिस पहाड़ पे बर्फ रहता है और उसके आसपास में समुद्र रहता है, तो बर्फ, पहाड़ की तरफ से समुद्र की ओर ठंडी हवाएं चलती है, बर्फ से टकरा टकरा के। उसी हवा को हम क्या कहते हैं? नॉर्थर्स कहते हैं। तो नॉर्थर्स कहते हैं किसे हैं? तो
बर्फीली पहाड़ियों की तरफ से समुद्रों की ओर चलने वाली ठंडी हवा को नॉर्थर्स हवा कहते हैं। वो सब देश में बहता है जहां जहां हिम पहाड़ है, जहां जहां बर्फ है। इसका डी आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा? दे रहा ना? चलिए आप आगे आइए। ये तो रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना। मेढक में के हृदय में दो अलिंद होता है, एक, हाँ, मेढक में के हृदय में दो अलिंद होता है, एक निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का, हाँ, केंद्र विगलम। तो ये हो जाएगा 36 का हो जाएगा ए। अब आगे आइए। लीवर बर्ट है, अल्लाह बंद करेगा। लीवर बर्ट है, तो लीवर बर्ट क्या है? एक स्थलीय पादप जिसमें जाड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 का क्या होगा? बी। आप आगे। प्रक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो मेढक के अमाशय तथा ड्यूोडेनम के बीच में रहता है। 39 का हो जाएगा सी। अभिकारा एंडोस्ट्रिटियम पाया जाता है, तो हड्डी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हड्डी के आंतरिक भाग में, बी हो जाएगा। अब करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? ये है कैरोटीन। ये रेशेदार प्रोटीन होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है। इससे बालों बनता है, इससे सींग भी बनता है साहब। क्या बनता है? सींग। कैरोटीन से नाखून बनता है, बाल बनता है, रेशेदार सींग बनता है। एक कैसा कैरोटीन है? रेशेदार है। मांसपेशियों में हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी, हाँ, तो हड्डियों को मांसपेशियों से टेंडन जोड़ता है, लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। समझे ना? चलो अब आगे। ओजोन में एक अणु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? एक अणु में कितना ऑक्सीजन होता है? यानी इसको O3 बोलते हैं हम लोग जी। क्या क्या बोलते हैं? इसमें 3 नीचे होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब की हो जाएगा ना O3। अब एक चीज समझो पहले, जो ओजोन गैस होती है ना, ये किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन गैस जो होता है ना, वो समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में, दोनों में पाया जाता है। ओजोन गैस है वो समतापो मंडल में रहता है और क्षोभ मंडल में रहता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए ना, तो आपको क्या बोलना है? समताप मंडल। तो ओजोन गैस मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। देखो साहब, एक गैस है CFC ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी गैस से ओजोन मंडल का क्षति हो रहा है साहब। इसी गैस से ओजोन मंडल में क्या हो रही है? क्षति हो रही है। अरे भारत, ये तो पूरा इस सच में थोड़ा गड़बड़ है। अभी भारत में जो मुख्य न्यायाधीश 49वां है, 52वां है साहब। अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 49 नहीं है, 52 है। हाँ, और अभी जो मुख्य न्यायाधीश है वो है साहब BR, हाँ, BR गवई है। अगर पूछा जाए, ये तो पूछ दिया है पहले वाला, अगर अभी आपसे पूछा जाए तो नहीं पूछ सकता है। चुनाव आयोग पता है ना? हाँ, कौन? हाँ, अब देखो, अभी वर्तमान में भारत में केमा मुख्य न्यायाधीश है? 52वां। अब 52वां मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? BR गवई हो गया। चलो अब आगे आओ जी। भारतीय संविधान का कौन सा ये तो कल भी क्वेश्चन आया था, खाली उसमें कुछ और था। तो भारतीय संविधान कौन सा मूल अधिकारों का मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार ना कर बताए थे हम। मूल अधिकार क्या है? भाग 3 में है, बल्कि चारों भाग कल हम बताए थे। वही क्वेश्चन फिर आ गया। आगे, हाँ, उद्र विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? चार्ल्स डार्विन। किसने किया था? हाँ, चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन। अब मेंडल जेनेटिक, अरे मटर के दाने वाला नहीं पढ़ा है बचपन में? जेनेटिक के जनक कौन है?
जेनेटिक्स का जनक जो है साहब मेंटल है। हाँ, हो जाएगा ना। अब आगे उग्र विकास का सिद्धांत किसने भी, हाँ अरे अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो भोजन कौन बनाता है? पत्तियां ना जी, पढ़े ना। पत्तियां जो होती है वो भोजन बनाती है। और जड़ जो है साहब वो तो खनिज लवण पानी लेकर आता है अंदर से, है ना। और तना होता है जो माध्यम है साहब उसका। और फूल है वो जनन प्रक्रिया करता है पौधों में। वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाला एकमात्र प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब प्रकाश से संश्लेषण क्रिया करके ना वायुमंडल को ऑक्सीजन दे सकते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा।